मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। पिछली चर्चा में हमने संघात्मक शासन के लक्षणों पर विचार किया था कि संघात्मक शासन में सबसे मुख्य बात है शक्तियों का विकेंद्रीकरण। और विकेंद्रीकरण केवल मुंह से बोल करके नहीं होगा, अपितु संविधान में ही संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों की शक्तियों का, दोनों के संगठन का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, तब जाकर के हम उसको संघात्मक शासन कहेंगे। तो जब संविधान में होगा तो संविधान लिखित भी होगा, कठोर भी होगा। उस संविधान को सर्वोच्च मानते हुए उसकी रक्षा की समुचित व्यवस्था होगी। उसकी रक्षा कौन करेगा? सब एक न्यायालय करेगा, और न्यायपालिका जो भी निर्णय देगा सबके लिए बाध्यकारी होगा। तो ये तमाम चीजें एक ही चीज से जुड़ी हुई हैं कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। अब इस पर विचार करें कि क्या कोई भी 2, 4, 8, 10 राज्य मिल करके संघ का निर्माण कर सकते हैं? क्या हिंद महासागर के क्षेत्र में रहने वाला एक राज्य, प्रशांत महासागर का 2, 4 राज्य, अंत महासागर के 3, 4 राज्य, यूरोप के, एशिया के अलग अलग क्षेत्रों के राज्य मिलकर के क्या संघ का निर्माण कर सकते हैं? तो संघ के निर्माण के लिए कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं। इन शर्तों के आधार पर ही यह कहा जा सकता है कि एक संघ राज्य का निर्माण होगा या नहीं होगा। तो संघ निर्माण, संघात्मक राज्य की स्थापना के लिए जो शर्तें होती हैं, उन शर्तों को पहले देख लें, उसके बाद फिर गुण दोषों पर चर्चा करेंगे। तो संघ निर्माण की अपेक्षित शर्तों में सबसे पहली शर्त है भौगोलिक समीपता। जो राज्य मिलकर के आपस में संघ का निर्माण करना चाहते हैं, उनके बीच भौगोलिक निकटता या समीपता होनी चाहिए। मतलब इन राज्यों की सीमाएं एक दूसरे से मिली हुई हों। ऐसा नहीं कि बीच में एक दूसरा राज्य है, वो संघ से बाहर है और आजू बाजू उसके 2 राज्य ही मिलकर के संघ का निर्माण कर रहे हैं, तो वह संघात्मक व्यवस्था सफल नहीं होगी। जैसे अमेरिका में जो 13 उपनिवेश थे, 13 राज्य बने, ये इन 13 राज्यों ने मिलकर के जब संघ का निर्माण किया तो इन 13 राज्यों की सीमाएं एक दूसरे से मिली हुई थी। तो भौगोलिक समीपता सबसे पहली शर्त है और सबसे बड़ी शर्त है। यहां पर आप पाकिस्तान को उदाहरण ले सकते हैं। जब 1947 में पाकिस्तान बना तो वह 2 भागों में बटा हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, और इन दोनों के बीच लगभग 16 से 1600 मील की दूरी थी, और इन दोनों के बीच आवागमन का कोई स्थलीय व्यवस्था नहीं थी, सड़क की व्यवस्था नहीं थी। तो एक तो दोनों के बीच इतनी दूरी, बीच में भारत, और इसीलिए पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंटा। पाकिस्तान का संघ सफल नहीं हो पाया। तो भौगोलिक निकटता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इनकी सीमाएं, जो राज्य मिलकर के संघ का निर्माण करना चाहते हैं, इनके बीच भौगोलिक समीपता होनी चाहिए। इनकी सीमाएं एक दूसरे से मिली हुई होनी चाहिए और बीच में कोई दूसरा राज्य नहीं होना चाहिए, तब जाकर के ऐसा संघ सफल हो सकता है। दूसरी शर्त है कि राजनीतिक सामाजिक समानता होनी चाहिए। राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता बहुत जरूरी है। मतलब दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यहां पर प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं की स्थापना करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि कुछ राज्य मिलकर के तानाशाही व्यवस्था ला रहे हैं, वंशानुगत व्यवस्था ला रहे हैं, या कोई गैर प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना कर रहे हैं, कुछ राज्यों में अलग प्रकार की शासन व्यवस्था है, ऐसा नहीं चलेगा। इनके बीच प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करनी होगी, और जब प्रजातांत्रिक व्यवस्था होगी तब इन एकक इकाइयों में राजनीतिक सामाजिक समानता की स्थापना हो पाएगी। तो प्रजातंत्र की स्थापना इन राज्यों में होनी आवश्यक है। दूसरे शब्दों में राजनीतिक दृष्टि से इनके बीच, संवैधानिक दृष्टि से इनके बीच समानता होनी चाहिए। तीसरी, जातिगत, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समानता भी होनी चाहिए,
क्योंकि जातिगत, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समानता से लोगों के बीच एकता की स्थापना होती है। जैसे पूरे भारत में भाषा के आधार पर कई प्रकार की विभिन्नताएं हैं। अनेक प्रकार की भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं और ये भाषाएं समृद्ध भी हैं, लेकिन पूरे भारत में एकता की स्थापना की गई है। विभिन्नता में एकता। हम पूरे भारत के किसी भी क्षेत्र में रहें, हम सबसे पहले भारतीय होंगे और ये भारत एकता की एकता का यह सबसे बड़ा प्रतीक है। तो एकक इकाइयों के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समानता होनी चाहिए, जातिगत समानता होनी चाहिए, और तब जाकर के जो संघ बनेगा वह दृढ़ होगा, संगठित रहेगा, एक बना रहेगा। चौथी शर्त है राजनीतिक चेतना। जो एकक मिल करके संघ का निर्माण करना चाहते हैं उनमें राजनीतिक चेतना होनी चाहिए कि हम सब मिल करके एक विशाल राष्ट्र का निर्माण करना चाह रहे हैं, और यह चेतना उनको संघ में बने रहने के लिए प्रेरित करती है। जब तक राज्यों के बीच उसमें एक चेतना, ऐसी चेतना का विकास नहीं होगा कि हम उस देश के अंग हैं, हम उस राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं, तब तक एक संघात्मक शासन की स्थापना नहीं हो पाएगी। अभी थोड़े दिन पहले कर्नाटक या तमिलनाडु के एक मंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया था कि केंद्र सरकार का जैसा रवैया है उसके आधार पर बाद में दोषारोपण हम पर नहीं होना चाहिए कि हम संघ से अलग होना चाहते हैं। तो यह कथन भी कि हम संघ से अलग होना चाहते हैं बहुत ही दोषपूर्ण है, बहुत ही गलत है। आपकी कोई मांग है, आपकी कोई आवश्यकता है तो आप केंद्र सरकार से बात कर सकते हैं, अपनी बातें मनवाने के लिए अलग उपाय कर सकते हैं, लेकिन यदि आप संघ से अलग होने की बात करते हैं तो यह पूरी तरह से गलत है। तो राजनीतिक चेतना का होना आवश्यक है। और अंतिम है दृढ़ भावना होनी चाहिए कि हम संघ के एक अटूट अंग हैं। जिस प्रकार से शरीर में अलग अलग अंग होते हैं, इसी प्रकार से राज्य के भी अलग अलग इकाइयां होती है, अलग अलग एकक होते हैं। इनसे मिलकर के एक संघ राज्य का निर्माण होता है। तो जब तक राष्ट्रों के बीच दृढ़ भावना नहीं होगी तब तक संघात्मक राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। ये 5 अपेक्षित शर्तें हैं। ये 5 शर्तें होने पर ही एक संघात्मक शासन की, संघात्मक राज्य की स्थापना हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। तो लक्षण हो गए, शर्तें हो गई। अब देखें संघात्मक शासन के गुण। गुण में सबसे पहला है राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय स्वायत्तता। संघात्मक शासन की सबसे बड़ी अच्छाई यह है कि यहां पर राष्ट्रीय एकता की स्थापना हो जाती है कि छोटे छोटे राज्य मिलकर के एक विशाल राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। वे अपनी संप्रभुता केंद्र को दे देते हैं। इसके बदले में वो दोहरा लाभ पाते हैं। कौन सा दोहरा लाभ? एक तो विदेशी आक्रमण से सुरक्षा पाते हैं, और दूसरी चीज क्षेत्रीय स्वायत्तता की प्राप्ति करते हैं। क्षेत्रीय स्वायत्तता मतलब अपनी सीमा के अंदर, अपने राज्य के अंदर शासन और संविधान के अधीन रहते हुए कानून बना सकते हैं, नीतियां बना सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो एक क्षेत्रीय स्वायत्तता मिल गई। और दूसरी राष्ट्रीय सुरक्षा, उनको अब अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि सुरक्षा का काम केंद्र सरकार का है। तो केंद्र सरकार, संघ सरकार राज्यों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदार होती है। तो राष्ट्रीय एकता की भी स्थापना होती है और क्षेत्रीय स्वायत्तता की भी रक्षा हो जाती है। दूसरा है प्रजातांत्रिक। संघात्मक शासन हमेशा प्रजातांत्रिक ही होगा, तानाशाही या अधिनायकवादी व्यवस्था नहीं हो सकती। और जहां पर तानाशाही होगी वहां पर प्रजातांत्रिक व्यवस्था या संघात्मक व्यवस्था नहीं हो सकती। तो संघात्मक शासन है, इसका स्पष्ट मतलब है कि वहां की शासन व्यवस्था प्रजातांत्रिक है, गैर प्रजातांत्रिक नहीं है। आप इसमें अपवाद के रूप में सोवियत संघ को ले सकते हैं। सोवियत संघ में तो कभी भी न तो संघात्मक व्यवस्था थी, न कभी प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी। सोवियत संघ जब तक वहां पर साम्यवादी व्यवस्था थी तब तक दिखाने के लिए यूनियन था, दिखाने के लिए संघीय व्यवस्था थी, वास्तविक रूप में वहां तानाशाही थी। तीसरा है स्थानीय शासन का विकास। देखिए,
पूरी दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जहां पर संघात्मक शासन 3 स्तरों पर लागू किया गया है। केंद्र स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर। स्थानीय स्तर पर भी 2 प्रकार और हैं इसमें, एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए, दूसरा शहरी और नगरीय क्षेत्रों के लिए। तो केंद्र में संघ सरकार है, प्रांतों में प्रांतीय सरकार है, राज्य सरकार जिसे कहा गया है, और प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था है, और शहरों में नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। तो 3 प्रकार की व्यवस्था हो गई, और इससे क्या होता है कि स्थानीय स्वशासन का विकास होता है। स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में जनता प्रत्यक्ष रूप से कार्यों में, शासन के कार्यों में भाग लेती है, और वह अपने आप को शासन का अभिन्न अंग समझती है, व्यवस्था का अंग समझती है। तो पूरी जिम्मेदारी से वह काम करती है। स्थानीय स्वशासन का विकास संघात्मक व्यवस्था में जितना अच्छी तरह से हो सकता है, अन्य व्यवस्थाओं में नहीं हो सकता। जन जागरूकता, इससे जन जागरूकता बढ़ती है, क्योंकि शासन के कार्यों में भाग लेने से स्वाभाविक है जन जागरूकता बढ़ेगी। और फिर विशाल देशों के उपयुक्त है। जो राष्ट्र जितना विशाल होगा वहां पर संघात्मक व्यवस्था उतनी अच्छी तरह से काम करेगी। तो विशाल देशों की इसे उपयुक्त माना जाता है। जैसे अमेरिका भौगोलिक दृष्टि से दुनिया का 5वां नंबर का राष्ट्र है। भारत भौगोलिक दृष्टि से 7वें नंबर का राष्ट्र है। कनाडा, खैर वो तो बहुत ज्यादा बर्फीला क्षेत्र है, वह क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर का राष्ट्र है। तो जहां कहीं बड़े राष्ट्र होंगे, बड़े राष्ट्रों में संघात्मक व्यवस्था को उपयुक्त माना जाता है। छोटे छोटे राज्यों के लिए एकात्मक शासन बढ़िया है, लेकिन बड़े राष्ट्रों के लिए संघात्मक शासन का होना ज्यादा सुविधाजनक है। और फिर अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा, बड़े बड़े राष्ट्र होंगे तो स्वाभाविक है उनकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा स्थापित होती है। उदाहरण के लिए आप ले लीजिए, जैसे आज संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य है, हम उसको अमेरिका कहते हैं, दुनिया का बिग पावर में, सुपर पावर में उसकी गणना होती है। यदि मान लीजिए ये 50 राज्य अलग अलग होते, तो ये 50 राष्ट्र अलग होते, संयुक्त राज्य की स्थापना नहीं हो पाती, मान लीजिए, तो इन 50 राज्यों का ज्ञान आपको हो पाता क्या? ये 50 राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई भूमिका, कोई सक्रिय भूमिका निभा सकते थे क्या? नहीं सकते थे। तो जो संघात्मक राज्य हैं, विशाल हो जाने के कारण अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा इनकी स्थापित हो जाती है। और आखिरी है विभिन्नता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसमें विभिन्नताएं होती हैं, जिस राज्य में जितनी विभिन्नताएं हों तो वहां पर संघात्मक शासन की स्थापना करके एकात्मकता की स्थापना की जा सकती है। जैसे पूरे भारत में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं हैं, इन विभिन्नताओं के बीच एकता है कि हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, सर्वधर्म समभाव दृष्टि। यहाँ पर दुनिया में जितनी वेराइटीज है, जितनी भी विभिन्नताएं हैं, सभी प्रकार की विभिन्नता आपको भारत में मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी भारत एक है, क्योंकि हम सब भारतीय हैं। ये संघात्मक शासन के गुण हुए। अब जरा दोषों पर चर्चा करें। दोषों पर नंबर 1, कमजोर शासन। कमजोर शासन इसलिए कहा जाता है कि शक्तियां बटी होती है, और जहां शक्तियां बटी होंगी दोनों सरकार की सीमाएं होंगी कि केंद्र सरकार यहां तक काम कर सकती है, राज्य सरकार ये काम कर सकती है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, राज्य सरकार केंद्र के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कानून क्या होता है? कानून मतलब सीमा, लिमिटेशंस। कानून कहता है कि ऐसा करिए तो आप उतना ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो जहां शक्तियां बटी होंगी वहां पर शासन कमजोर होगा। भारत में कई प्रकार के आंदोलन वगैरह चलते रहते हैं, कई प्रकार की गड़बड़ियां चलते रहती हैं, लेकिन केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि भारत में शांति व्यवस्था की स्थापना की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, केंद्र सरकार की नहीं है। तो संघात्मक शासन को कमजोर शासन माना जाता है। दूसरा, एकता का अभाव, आपस में लड़ते रहते हैं, और जितना ज्यादा संघर्ष, जितना ज्यादा विवाद हमारे भारत में राज्यों की भी देखने को मिलता है, उतना दूसरे संघात्मक देशों में देखने को नहीं मिलता। विभिन्न राज्य एक दूसरे के विरुद्ध सीधे कोर्ट चले जाते हैं,
प्रत्येक राज्य में एक अहम होता है कि ये हमारा है, ये उसका है, तो हम दूसरे राज्य को हम क्यों यहाँ पर इंटरटेन करें। कई प्रकार से मान लीजिए दो राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें हैं, तो इनकी भी देखिए किस प्रकार से सिर फुटोबल चलते रहता है। परिणाम स्वरूप एकता का अभाव हो जाता है और इससे संघ के टूटने की संभावना भी सामने आ जाती है। तीसरा है खर्चीली व्यवस्था है। स्वाभाविक है, जहां दो सरकारें होंगी वहां पर खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि केंद्र में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है। तो इसी प्रकार से राज्यों में भी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की स्थापना की जाती है और जहां चुनाव होंगे वहां पर सरकार का करोड़ों, अरबों, खरबों रुपए, आजकल करोड़ों रुपए को कोई नहीं पूछता, अरबों खरबों रुपए केवल इलेक्शन में ही खर्च हो जाते हैं। पूरा साल भर इलेक्शन चलते रहता है और इसीलिए भारत में केंद्र सरकार ने क्या किया, अभी पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी की अध्यक्षता में उसने एक आयोग बनाया और आयोग से कहा गया कि एक देश एक चुनाव पर आप विचार करके अपनी रिपोर्ट दीजिए। तो इस प्रकार से बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है। बहुत ज्यादा जब खर्चा होगा तो स्वाभाविक है वो सरकार का खर्चा किससे चलता है, टैक्सेशन से चलता है। टैक्सेशन कहां से मिलेगा, जनता से मिलेगा। और यदि भारत में इलेक्शन एक बार भी हो जाए तो सरकार का करोड़ों अरबों रुपए बचेगा। इसीलिए केंद्र सरकार चाहती है कि एक देश में एक ही चुनाव हो, बार बार चुनाव न हो। जैसे अमेरिका में चुनाव कराना राज्यों की जिम्मेदारी है। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन नहीं होते, मध्यावधि चुनाव नहीं होते, वहां पर उपचुनाव भी नहीं होते। अमेरिका में एक बहुत बढ़िया सिस्टम यह है कि मान लीजिए कोई सीट खाली हो गई, संसद में कोई सीट खाली हो गई, तो जिस राज्य की सीट खाली हुई उसी राज्य का राज्यपाल एक व्यक्ति को शेष अवधि के लिए, शेष कार्यकाल के लिए एक व्यक्ति को नॉमिनेट कर देता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो उपराष्ट्रपति शेष कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन जाता है। तो वहां पर एक बहुत बढ़िया सिस्टम, वहां पर मध्यावधि चुनाव या उपचुनाव नहीं होते। भारत में उपचुनाव भी होते हैं, मध्यावधि चुनाव भी होते हैं। इससे सरकार का खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और न्यायपालिका का अधिक महत्व, ये केवल आलोचकों की एक प्रकार की खुन्नस है जो यह मानते हैं कि न्यायपालिका को अधिक महत्व दिया जाता है। स्वाभाविक है, जब सरकारें एक से अधिक होंगी, जब एक से अधिक राज्य होंगे, जब संविधान लिखित होगा तो स्वाभाविक है संविधान की व्याख्या करने की आवश्यकता पड़ेगी, विवादों के समाधान की आवश्यकता पड़ेगी। कौन करेगा इस प्रकार से विवादों का समाधान, संविधान की कानूनों की व्याख्या कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी। जब न्यायपालिका करेगी तो न्यायपालिका का महत्व बढ़ेगा ही। तो यह जो कहना कि न्यायपालिका को अधिक महत्व दिया जाता है पूरी तरह से गलत है, लेकिन आलोचक आलोचना कर रहे हैं कि न्यायपालिका को अधिक महत्व दिया जाता है। जब तक न्यायपालिका को महत्व नहीं दिया जाएगा तब तक संविधान की व्यवस्था पूरी खत्म हो जाएगी। मान लीजिए जैसे कि आज हम अमेरिकन संविधान का 225 वर्ष से अधिक समय से लागू होना देखते हैं, तो अमेरिकन संविधान को बचाने की अमेरिका का संविधान आज भी चल रहा है, इसका पूरा श्रेय यदि किसी एक संगठन को दिया जा सकता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय, अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालय। अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालय ने ही अभी तक अमेरिका के संविधान को बचाए रखा है। इसी प्रकार से भारत के संविधान को आज जो 75 वर्ष हो रहे हैं, 74 वर्ष हो चुके हैं, तो इसका एकमात्र श्रेय यदि किसी को दिया जा सकता है तो वह न्यायालय को, कि न्यायालय संविधान को बचा कर रखता है। संविधान के संरक्षण की जिम्मेदारी न्यायपालिका को दी जाती है। और अंतिम है संकट काल के अनुपयुक्त, क्योंकि संकट काल में क्विक डिसीजन लेने की आवश्यकता पड़ती है, शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन चूंकि शक्तियां बंटी होती है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच, इसलिए संघात्मक शासन को संकट काल के उपयुक्त नहीं माना जाता। और इसी को देखते हुए भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किया गया है कि संकट काल की यदि घोषणा हो जाए तो भारतीय शासन का स्वरूप एकात्मक हो जाता है, पूरी शक्तियां केंद्र के पास आ जाती हैं और राज्य सरकारों के लिए आवश्यक हो जाता है कि वे केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करें, अपनी मर्जी नहीं चला सकते। तो यह है संघात्मक और एकात्मक शासन के बारे में
विस्तार से लक्षण, गुण और दोषों की हमने चर्चा की। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त हुआ। अगले चर्चा में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। आपको धन्यवाद।